नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा के रेवाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने वाला युवक ही एक्सप्रेस ट्रेन में नकली टीटीई बन गया और यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। बता दें आपको ये भी कि आगे इतना ही नहीं, उसके बिना टिकट यात्रा करने और आरक्षित सीटों पर बैठे 8 यात्रियों से 4100 रुपए भी वसूले गए। वसूले रुपयों की टिकट न देने पर यात्रियों को शक हुआ। उन्होंने उसका आई कार्ड दिखाने और रसीद काटने को कहा, जिसके चलते युवक का नकली टीटी बनने का पर्दाफाश हो गया। सूचना के बाद पहुंची आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने उसे काबू कर लिया। तो रेलगाड़ी संख्या 9610 रेलगाड़ी जो हरिद्वार से उदयपुर जाने वाली गाड़ी में जो पेट्रोलिंग पार्टी जो आरपीएफ की गश्त वालों ने उसको टिकट चेक करते हुए पकड़ के और यहाँ थाना आरपीएफ को हैंडओवर किया था। उसके बाद जीआरपी को हैंडओवर किया। हमने उसका मुकदमा दर्ज करके मुकदमा नंबर 63 दिनांक 24/7/2021 अंडर सेक्शन 170 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके कल अदालत रेवाड़ी पेश करके और जिला जेल में छोड़ा। आंध्या तारीख पेशी उसकी 6/8/2021 लगी हुई है। वो टिकट चेक कर रहे थे जी, जिन्हें 8 आदमियों से 500 रुपये कलेक्ट कर लिए। एक आदमी से जब वो टिकट चेक करने लगा उसने उसके आईडी मांगे कि भाई आप बताओ आप कौन हो। तो जब उस टाइम वो उसकी थोड़ी बहस हुई, बहस के दौरान इतना आरपीएफ ड्यूटी वाले आ गए, उन्हें फिर उस टाइम पकड़ा गया जी। पहले तो उसने तो कहा था मैंने पहली वारदात करी है, लेकिन वो ऐसी वारदात पहले भी कर चुका है लेकिन पकड़ा नहीं गया जी। वो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि वो पहले भी कई बार कर चुका है लेकिन पकड़ा नहीं गया। लेकिन उससे तो ये कहा था कि भाई मैंने ये पहली बार वारदात की है, पहली बार। ओलिया सांवला रंग है जी और लबू गोड़ चेहरा है, मजबूत जिस्म है, कद 5 फुट 6-7 इंच है, आयु करीब 34 साल है। सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने हुआ था जी। कहाँ का रहने वाला है? ये दिल्ली उत्तम नगर और थाना डाबड़ी और वेस्ट दिल्ली। और यूपी के कानपुर की बात कर लेते हैं। एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आ रहा है। दरअसल यहां रसूलाबाद के मधुनिया वादा में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर गहरा गड्ढा होने से अनियंत्रित हो गई और यहां पेड़ से टकरा गई। बता दें हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं करीब आधा घंटा और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताइए जा रहा है कि घटना के बाद रसूलाबाद में जोरदार हड़कंप भी मच गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी रसूलाबाद में भर्ती करवा दिया है। और उधर मध्य प्रदेश में वनों से आच्छादित बालाघाट जिला अब देश विदेश में ऑनलाइन शहद बेचने की तैयारी में है। और ये बताया जा रहा है कि उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के परिक्षेत्र दक्षिण लापता के अंतर्गत चरे गांव में स्थित वन धन केंद्रों में शहद प्रसंस्करण मशीन स्थापित हो गई, जिसके चलते शहद प्रसंस्करण मशीन लगने से समस्त बालाघाट जिले में निकलने वाले शहद का जो शुद्ध प्रसंस्करण किया जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जिले के आदिवासी और बेगा समाज के शहद निकालने वालों से समर्थन मूल्य पर शहद खरीदी पर वन धन केंद्र चरेगांव के माध्यम से बाजार में विक्रय किया जाएगा। साथ ही इसकी ऑनलाइन बिक्री भी होगी। आपको ये बता दें कि यहाँ डीएफओ ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी गई है, जिसमें बालाघाट का नाम भी शामिल हो गया है। को खोला गया है, तो इसमें हमारा ये जो चरे गाँव का बंधन केंद्र है, यहाँ शहद बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो शहद का संग्रहण हो रहा था, लेकिन अब ये बंधन केंद्र खुल जाने से इन शहद के संग्रहण के अलावा जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये में खरीद रहे हैं, इससे जो आसपास हमारे आदिवासी भाई बहन है जो संग्राहक हैं उनको एक अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था। इसके साथ ही यहाँ पे शहद को इकट्ठा करके हमने अपने मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के माध्यम से जो मशीनें हमें प्राप्त हुई हैं, जिससे हम शहद की क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉइस्चर रिडक्शन कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और फिर इसमें बॉटलिंग करके और बालाघाट नॉर्थ टेरिटोरी डिवीज़न का फॉरेस्ट डिवीज़न की शहद है, तो हम बजाय इसको किसी को बेचने की या बरखेड़ा पठानी भोपाल में पहले स्थिति में गई ना करके हम यही
पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब में एंटी नारकोटिक सेल फतेहगढ़ साहिब ने पुलिस पार्टी समेत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अफीम समेत गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए एसपीडी जगजीत सिंह जल्ला ने बताया कि सूचना ये मिली थी कि मनविंदर सिंह और हरदीप सिंह नाम के शख्स अफीम लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने लाडरा फतेहगढ़ साहिब रोड पर अकाल अकेडमी चुन्नी कला और नज़दीक नाकाबंदी कर दोनों को रोककर तलाशी ली और उनसे 1 किलो अफीम बरामद किया है। आपको बता दें कि मनविंदर के खिलाफ विभिन्न थानों में 3 और हरदीप सिंह के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। यूपी के अमेठी में संग्रामपुर थाना क्षेत्र में देर रात 28 वर्षीय दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी और जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें आपको कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत भी हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। इमरजेंसी मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे और इमरजेंसी वार्ड में हम लोग रेस्टिंग मशीन रेस्ट कर रहे थे और 2:30 और 2:35 के टाइम पे जो है रात में पेशेंट आया जो है और वहाँ आने पे जब पेशेंट आया तो उसे फायर इंजरी थी, बुलेट लगी हुई थी ईयर के पास में और बुलेट लगे हुए उसे काफ़ी टाइम हो गया था। इवन ये मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे और पेशेंट यहाँ पे जब जिस टाइम पर आया तो उस टाइम पे क्या था उसका कि पल्स जो है बिल्कुल नहीं थी और बिल्कुल प्यूपल डायलेटेड थी और पेशेंट ब्रॉड डेड था। और जब पूछा गया उसमें तो ये हुआ कि जो भी उनके जानने वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं उनके फ़ोन के द्वारा उनको जो है ढूंढा गया और ढूंढने के पहले पेशेंट वहीं पे ही जहाँ पे उनको लिया गया है वहीं से ब्रॉड डेड थे। और कोरोना की वजह से कावड़ यात्रा पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें शिवरात्रि पर शिव भक्त कावड़ यात्रा के जरिए हरिद्वार से अपने स्थानों पर गंगा जल लेकर आते थे और इस साल ये मुमकिन नहीं हो पाया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हरियाणा समेत तमाम राज्यों से लोग कावड़ यात्रा के लिए जाते थे, लेकिन यहाँ हरियाणा वासियों के लिए मायूस होने की बात नहीं है। आपको ये बता दें कि यहाँ प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए उनके ही प्रदेश में गंगा जल उपलब्ध करवाने के बारे में विचार किया है। अब शिव भक्तों को गंगा जल उनके निकटतम डाकघर में ही उपलब्ध होगा। इसके लिए अलग से डाकघरों में काउंटर भी बनाया गया है। तो यहाँ हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल बता दें आपको कि भक्तों को काफी कम कीमत पर मिलेगा, जिससे वो शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। देखिए, जो गंगा जल योजना है डाक विभाग पिछले 5 साल से इसको चला रहा है। सावन के महीने में विशेषकर इसका विशेष योगदान रहता है क्योंकि जो गंगा जल है ये हरिद्वार से ना होकर गंगोत्री से गंगा जल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को। और इस साल कोरोना के आदेशों को मानते हुए कावड़ यात्रा रद्द की गई है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में जल चढ़ाना बड़ा ही पुण्य का कार्य माना जाता है। तो डाक विभाग अपने विभिन्न डाकघरों से अपने गंगा जल अपने कस्टमरों को गंगा जल प्रोवाइड करता है और 30 रुपये की बोतल जो है वो 200 ml जल होता है उसके अंदर। वो कोई भी व्यक्ति आकर डाकघर से पैसे देकर 30 रुपये की बोतल लेकर उसको जलाभिषेक शिव भगवान का कर सकता है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, जिसका बचाव एक युवक ने कराया, लेकिन यहां उसी बात की रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर धावा बोला और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। गनीमत ये रही कि वहां पर लोग एकत्रित हो गए और आरोपी ने हड़बड़ाहट में अपने ही पैर पर गोली मार दी। बता दें कि मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। प्रदीप के राजे के साथ मोबाइल दुकान में बैठा था जी। और ये नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। एक आया था, पिस्टल कनपट्टी पे लगा दी थी, वो चलाने वाला था, छीना जल्दी मैंने ऐसे हाथ कर दिया तो उसी गोली सी टांग दुकान बंद नहीं हुई थी। अच्छा, उसी के पैर में लग गई, वो इतनी पुलिस पहुँच गई ये बात। अच्छा, तो किस लिए से आए थे, क्या कुछ लग रहा है? तो मारने के लिए आया था, कनपट्टी पे लगा दी थी। ये झगड़ा हुआ था, मारे के साले में। कहाँ के लोग थे?
ये भगत को लेकर ये लोग हैं। क्या कोई पहले कोई झगड़ा हुआ था जिसके चलते हाँ, इनको ईद वाला दिन कोई झगड़ा हुआ था, ये मुस्लिम है, ईद वाले दिन कुछ झगड़ा किया तो बीच आवाज किया। यही भगत सिंह कॉलोनी के लोग हैं, तीनों भाई हैं। एक का नाम शाहरुख, वसीम और शकील। इनका कुछ दिन पहले यहीं पे किसी के साथ, जो मिठाई वाला है उसके साथ। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, कोरोना महामारी के खतरे के कारण स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद है। जो अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन यहां अब संक्रमण के एक्टिव मामलों में गिरावट नजर आ रही है। बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है और इसी क्रम में अब स्कूल कॉलेज भी फिर से खुलने लगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कल से स्कूलों की 11वीं और 12वीं कक्षा को 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोल दिया। 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए स्कूलों में कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी। बता दें 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह में 2 बार स्कूलों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी और साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। 11वीं के विद्यार्थी मंगलवार और शुक्रवार को स्कूल जाएंगे और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सोमवार और गुरुवार को स्कूलों में बुलाए जाएंगे। आपको ये बता दें कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी शनिवार और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी बुधवार को स्कूल जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर सुबह की जो सभा है और तैराकी आदि की अनुमति अभी फिलहाल नहीं दी गई है। और इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन से विद्यार्थियों और शिक्षकों को कोविड-19 की जांच जैसे उपाय करने के लिए भी कहा है। हरियाणा के रोहतक जिले की एक युवती ने शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बताया जा रहा है कि नशे में टल्ली युवती ने पंजाब के पठानकोट में शराब के नशे में पुलिस के साथ हाथापाई की और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में युवती सहित 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान यासिर अहमद निवासी श्रीनगर और महिला की रोहतक के करोथा रूप में हुई है। और पुलिस का इस मामले में ये कहना है कि रेश ड्राइविंग के आरोप में महिला को रोका गया है और जब सुरक्षा का हवाला देकर गाड़ी की चेकिंग करनी चाहिए तो महिला ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। बताया ये भी जा रहा है इस मामले में कि नशे में धुत महिला ने पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ डाली और थाने में भी हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाने और ड्राइविंग करने के आरोप में दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब 50,000 के इनामी मनोरंजन उर्फ मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप इस मामले में ये है कि मनोरंजन ने साल 2012 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आरोपी मनोज फरार हो गया था और यहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को उड़ीसा पुलिस के सहयोग से ही गिरफ्तार कर लिया है। में इसने गीता यादव जो उसके कलर लैब में काम करती थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। 2010 से इसकी पत्नी से इसका अनबन रहने लगा। पत्नी इसे अलग रह के मेड का काम करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे घटना के दिन अपना काम करके वो अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में इसने गोली मार करके अपनी पत्नी गीता की हत्या की। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के आगरा की कर लेते हैं, जहां आगरा में सावन के पहले सोमवार पर आगरा के शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि यहाँ शिव के दर्शन और जल अभिषेक के लिए शिवालयों पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर कोई सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था और यहाँ ताजनगरी में जिला प्रशासन ने मेले और मंदिरों की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं मंदिर में एक बार में अधिकतम 50 श्रद्धालुओं ने दर्शन की अनुमति दी है और कुछ शिव मंदिर में ऑनलाइन दर्शन के लिए भी यहाँ कपाट खोले गए थे, लेकिन यहाँ कुछ मंदिरों में भारी भीड़ भी देखी गई। आगरा के मनकाश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। आपको ये बता दें कि यहाँ भक्तों का तांता भी लग गया और सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें भी देखी गई। ऐतिहासिक राजेश्वर मंदिर में दर्शन और जल अभिषेक करने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंचे। यहाँ कई मीटर लंबी कतारें लग गई और बताया ये भी जा रहा है कि भगवान शिव को जल और दूध से अभिषेक कराने के लिए भक्तों ने काफी देर तक इंतजार की। जैसा ये पिछले 2 वर्षों से कोरोना का एक प्रकोप छाया हुआ है और प्रशासन की तरफ से जब जैसी हमें गाइडलाइन मिलती है उस हिसाब से ही हम मंदिर के भक्तों को दर्शन करा पाते हैं। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, पहले प्रतिवर्ष पूरे सावन के महीने में खूब भीड़ हुआ करती थी, लेकिन उसको देखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए जैसा प्रशासन का आदेश है उसी हिसाब से हम भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। 4-4, 5-5 भक्तों को अंदर बुलाते हैं, दर्शन करके वो बाहर चले जाएं, दोबारा दूसरे आ जाएं। ये व्यवस्था हमने बना रखी है। नित्य में भी यहाँ बिना मास्क के हमारे मंदिर में प्रवेश वर्जित है। गेट पर ही उसको रोक दिया जाता है। वो मास्क लगाकर मंदिर आएगा तो दर्शन करके जा सकता है। दर्शन की स्थिति ये है, जिस पुराने टाइम में कोरोना कोई बारियां भीड़ रहती थी, आज स्थिति ये है कि 10-5 आदमी ही बिल्कुल छूटछम जो सरकार के आदेश चल रहे हैं उसके हिसाब से मेहनती ने यहाँ ऐसी बुर कर रही है कि पब्लिक थोड़ी हाई ही है दर्शन करने के लिए। हम दर्शन कर लिए और मंदिर से बाहर हो रहे हैं। और नाम राजेश कुमार। जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के दर्शन कर रहे हैं आप लोग? दर्शन बहुत बढ़िया से दर्शन हो रहे हैं और कोरोना वायरस को देखते हुए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मास्क का पालन किया जा रहा है, दूरी बना के रखी जा रही है 2 गज की दूरी को, और 2-2, 4-4 भक्त जो है दर्शन करके प्रेम से निकलते चले जा रहे हैं। बहुत बाबा के अच्छे दर्शन हो रहे हैं सावन के जैसे सावन के त्योहार को देखते हुए। और उधर दूसरी ओर जेईई एडवांस्ड की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल के लिए परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बता दें परीक्षा के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। ये परीक्षा आईआईटी, एनआईटी और IIIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए ली जाती है। आपको ये बता दें कि इन संस्थानों में पहले स्टूडेंट्स को जेईई मेंस की परीक्षा देनी होती है और इससे पास होने वाले छात्र एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। आमतौर पर जेईई एडवांस में करीब 2 लाख छात्र आवेदन करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सर्वे टीम IPAC ने त्रिपुरा पुलिस पर उन्हें होटल में नजरबंद करने का आरोप लगाया है। ये मामला तब सामने आया जब IPAC की टीम TMC के ग्राउंड वर्क के लिए त्रिपुरा पहुंची। आपको ये बता दें कि यहाँ इस रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि त्रिपुरा पुलिस ने उन्हें होटल में ही रोक दिया और सुबह से ही पुलिस की टीम होटल लोभी में गश्त कर रही थी। और यहाँ जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि राज्य पुलिस ने IPAC के करीब 20 कर्मियों को ये कहते हुए होटल छोड़ने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन किया था। पुलिस के आरोपों के बाद टीम के कर्मियों ने सफाई दी कि उसके पास कोविड संबंधी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि TMC सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि बंगाल में हमारी शानदार जीत से बीजेपी इतना बौखला गई कि अब उन्होंने IPAC के लोगों को नजरबंद कर दिया है। देश में बीजेपी के कुशासन में लोकतंत्र की हजारों बार मौत हुई। बता दें आपको ये भी कि बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम ने ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी, जिसकी मदद से वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मात देने में कामयाब हुई थी।
संसद के मानसून सत्र के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद यह उनका राष्ट्रीय राजधानी का पहला दौरा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर सकती हैं। और आपको ये भी बता दें कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी की गई 5 दिवसीय यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी मंगलवार को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर सकती है। ममता बनर्जी का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। भारत का जुलाई अंत तक 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए बड़ी वजह कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक का पर्याप्त उत्पादन ना बढ़ा पाना है। और दरअसल मामला जो है आपको ये बता देते हैं। खुद सरकार ने जुलाई आखिरी तक 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध करवाने की बात कही थी। साथ ही साल दिसंबर तक लगभग सभी 94.4 करोड़ वयस्कों को टीके लगाने की इच्छा जाहिर की गई थी। सरकार जुलाई अगस्त से मासिक 6 से 7 करोड़ कोवैक्सीन टीकों की आपूर्ति मानकर चल रही थी, लेकिन इस बीच भारत बायोटेक इस माह सिर्फ 2.5 करोड़ और अगस्त में 3.5 करोड़ टीके ही दे पाएगी, क्योंकि बेंगलुरु में कंपनी की एक उत्पादन लाइन शुरू होने में अभी समय लग सकता है और यहाँ समय लग रहा है। और जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि बीते हफ्ते संसद में खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी थी। और हालांकि मांडविया ने कहा कि आपूर्ति में कमी से देश में टीकाकरण अभियान प्रभावित नहीं होगा। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 11 और शवों के बरामद होने के साथ बारिश संबंधी घटनाओं में मरने वालों की जो संख्या है सोमवार को बढ़कर 164 तक पहुंच गई। उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में नदियों और अन्य जल निकायों के पास नहीं जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के जलगांव में भुवनेश्वर के डिप्टी मेयर कुलभूषण पाटिल पर आधी रात के करीब अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि यह 2 राउंड गोली चलाई गई है। ये गोली डिप्टी मेयर के काफिले पर चलाई गई, जिसके बाद जलगांव में हड़कंप मच गया। जलगांव के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण के मुताबिक आपको बता दें कि रामानंद थाने में शाम करीब 4 बजे क्रिकेट खेलने के लिए 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया, जिसे लेकर थाना प्रभारी मामले की गंभीरता से पूछताछ कर रहे थे। उसी दरमियान राजनेता होने के नाते और मौजूदा डिप्टी मेयर होने के नाते विवाद खत्म कराने वो पुलिस थाने चले गए, जहां एक गुट नाराज हो गया, जिसे घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और आरोपियों की सरगर्मी से भी तलाश की जा रही है। जळगाव शहरामध्ये अंदाजे 9:30 रात्रीच्या सुमारास रामानंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील पिंपळा परिसरामध्ये उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या घरासमोर आणि त्याच्यापूर्वी सोमानी मार्केट स्टॉल या ठिकाणी काही इसमांनी त्यांना अडवून आणि नंतर पाठलाग करून त्यांच्यावर फायरिंग केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांना मिळालेली आहे। त्यांची फिर्याद पोलीस स्टेशनला दाखल करण्याचं काम चालू आहे। जी इतर माहिती या घटनेसंदर्भात सांगितली त्यानुसार दुपारी 4-4:30च्या दरम्यान 2 गटांमध्ये दोन्ही राजपूत समाजाचे मध्य प्रदेश के मंडला में मानसून की शुरुआत हो गई है और लगातार भारी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके चलते छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं और कई जगहों पर आवागमन बाधित हो गया है। गौरतलब है कि इन सभी छोटे बड़े नदी नालों का पानी जीवन दायिनी मां नर्मदा नदी में जाकर मिलता है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर आ गई है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ता ही नजर आ रहा है। बता दें कि भारी बारिश के चलते सभी घाट भी डूब चुके हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की आपदा के समय चौकन्ना रहा जा सके और साथ ही सभी घाटों में पुलिस के साथ SDRF के जवानों को तैनात किया गया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।